नमस्कार। आज हम लेसन 16वां पढ़ने वाले हैं। इसमें समझेंगे थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में सोचने और सीखने का विकास कैसे होता है और बच्चे किसी चीज को कैसे सीखते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बच्चे कैसे कैसे सीखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है, बच्चे कैसे सोचते हैं, यानी कि बच्चे किसी चीज को कैसे सोचते हैं और समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि बालक अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार वस्तुओं को देखकर या छूकर उनके बारे में अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी कि बालक जो है किसी वस्तु को देखकर या छूकर उसके बारे में जानता है और समझता है कि ये चीज कैसी बनी हुई है और ये चीज क्या है। ठीक है, धीरे धीरे बालक में प्रवृत्ति का निर्माण होने लगता है और बालकों में उसका कंसेप्ट बनने लगता है। यानी जो चीज देखता है, उसको समझता है, उसको अपने मस्तिष्क में बैठाने लगता है कि ये चीजें कैसी बनी हुई है। ठीक है, उसके अनुसार वो सीखता है और जानता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि पूर्व किशोरावस्था में बालक अमूर्त वस्तु के विषय में सोचता है। यानी कि जो चीज किशोरावस्था में है, कि जो चीज बालक देखता है या समझता है, या कोई उसके पास भी नहीं है, जैसे कोई चीज उसके पास नहीं है लेकिन उसका कल्पना करके या इमेज बना के उन चीजों को भी किशोरावस्था में बालक समझता है और सोचता है। ठीक है, तो इसमें मेन कहने का मतलब इसका यह है कि बालक कोई चीज देखकर या उसको छूकर या उसके बारे में अनुभव करके बालक किसी चीज को सोचता है या समझता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला इसमें है कि बालकों में सोचने की प्रक्रिया, यानी कि बालक कैसे सोचते हैं और उनके सोचने की प्रक्रिया कैसी होती है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है कि बालक अपने चारों ओर भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है, करता है, उसके आधार पर यह प्रत्यक्षीकरण पर वह अपने ज्ञान का संचय कर अपनी सोच का विकास करता है। यानी कि बालक जिन वातावरण या भौतिक परिवेश में रहता है, उन परिवेशों में उन परिवेशों में जो जो घटनाएं होती है, उनको देखता है, समझता है और उन परिस्थितियों में उन चीजों को सीखता है, जिसे हम प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो उसके पास मौजूद है उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके आधार पर वो चीजों को देखता है, समझता है। ठीक है, इसके बाद अगला है दूसरा, कल्पना के आधार पर सोचना। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। जब उद्दीपन वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होती है, तब उसका कल्पना की जाती है। यानी कि जो वस्तु मौजूद नहीं है और उसके बारे में अपने मस्तिष्क में इमेज बनाना, उसको कल्पना करना कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है, उसको घड़ी या मोबाइल का मोबाइल उसके पास नहीं है, लेकिन उसका इमेज करके उसके बारे में सोच सकता है कि मोबाइल कैसे चलती है या अन्य प्रकार से, तो उसे हम कल्पना कहते हैं, कल्पना के आधार पर सोचना कहते हैं। ठीक है, इनके अभाव में कोई बालक प्रतिमा इमेज बनाकर अपने ज्ञान का संचय करता है। यानी कि बालक कल्पना करता है तो किसी वस्तु का इमेज बनाकर या उसका अपने मस्तिष्क में प्रतिमा बनाकर उन चीजों को सोचता है। ठीक है, तो कल्पना के आधार पर सोचना ये हुआ कि जो वस्तु उसके पास नहीं है, उनको अपने मस्तिष्क में उसका इमेज बनाकर और उनके बारे में जानता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है। तीसरा इसमें है तर्क के आधार पर सोचना, यानी किसी चीज को लॉजिक करके या उस पर सही गलत का निर्णय निकाल के उनके बारे में सोचना। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कैसे सोचते हैं बालक। इस प्रकार की सोच का विकास किसी बालक में भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। यह सबसे उच्च प्रकार की सोच है। यानी कि जिन बच्चों में सोचने समझने या उसके पास ज्यादा भाषा या ज्यादा किसी चीज पर विषय पर ज्ञान हो जाता है, तो वो तर्क के आधार पर चीजों को सोचता है और समझता है कि ये चीजें कैसी हुई है, ये चीजें कैसे हो रही है, इन चीजों को होने का क्या मतलब है, इन चीजों से क्या क्या हो सकता है। तो वो तर्क के आधार पर बच्चे सोचते हैं इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो बालक इन प्रकारों से सोचते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है। तर्कणा के आधार पर सोचना, यानी कि किसी बात या समस्या को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क लगाना तर्कणा कहलाता है। तर्कणा विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो किसी बात को अनेक विभिन्न पहलुओं से सोचना तर्कणा कहलाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है निगमनात्मक तर्कण, दूसरा आता है आगमनात्मक तर्कण। ठीक है, निगमनात्मक तर्कण में क्या होता है कि तर्क करने की ऐसी विधि है जो
अभिग्रह एवं पूर्व धारणा से प्रारंभ होती है और सामान्य से विशिष्ट होती है। यानी कि जो निगमनात्मक तर्कण है, इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज शुरुआत से बताई जाती है, यानी कि नियम से लेके और अंत तक बताई जाती है। यानी कोई चीज पहले प्रारंभ होती है, उसके बाद उसका अंत होता है। ठीक है, तो निगमनात्मक तर्कण में यह होता है कि कोई चीज शुरुआत से बताई जाती है। ठीक है, और दूसरा है आगमनात्मक तर्कण। इसमें क्या होता है कि कोई चीज पहले उदाहरण से शुरू की जाती है, यानी कि लार्ज लेवल से शुरू की जाती है और धीरे धीरे अंतिम जो शुरू लेवल होता है, यानी कि जो शुरुआत का विषय होता है, उस पर ले जाता है। यानी कि इसमें उदाहरण पहले बताया जाता है, उसके बाद तथ्यों को धीरे धीरे ले जाता है और उसकी शुरुआत में ले जाया जाता है। ठीक है, तो नियमात्मक में क्या होता है कि नियम से उदाहरण की ओर और आगमनात्मक में उदाहरण से नियम की ओर ले जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है, इसमें पांचवा है अनुभव के आधार पर सोचना। अनुभव के आधार पर कैसे सोचता है बालक, इसको देख लेते हैं। बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी नवीन सोच का विकास करता है। यानी कि बालक किसी चीज को पहले किया होता है और उसके आधार पर चीजों को करता है और सोचता है, तो उसको हम अनुभव के आधार पर कहते हैं। अनुभव के आधार पर सोचना क्या होगा कि जो बालक उस क्रिया को या उस पहले क्रिया को कर चुका है और उसके आधार पर कोई नवीन क्रिया कर रहा है, तो उसको हम अनुभव के आधार पर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद छठवा है रुचि या जिज्ञासा के आधार पर। रुचि या जिज्ञासा का मतलब यह होगा कि जो बालक जिन चीजों में इंटरेस्ट लेकर कर रहा है, उन चीजों में उसको करने में आनंद आता है, तो उसके अनुसार वो उसे उसे करने में उसको अच्छा लगता है, तो वो रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना होगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है कि कुछ बालक अपने रुचियों जिज्ञासाओं के आधार पर सोचने की सृजन रखते हैं। यानी कि किसी विषय या किसी वस्तु या किसी चीज के बारे में समझना उसका इंटरेस्ट या रुचि के अनुसार भी हो सकता है। यानी कोई बालक किसी वस्तु में जानना चाहता है और उसको समझना चाहता है, तो रुचि के अनुसार भी उसको समझ सकता है। ठीक है, यानी इंटरेस्ट लेने के अलावा उन चीजों को जानने में जिज्ञासा रखने के अलावा अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला है तीसरा अनुकरण के आधार पर सोचना। यानी कि चीजों को करके या दूसरे से चीजों को सीख के या देख के उनके आधार पर करना। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया देख लेते हैं। बालकों के सोच के विकास में अनुकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जब वो अपने आसपास के लोगों को कोई कार्य करते देखते हैं, तब वो उसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तब अपनी सोच का विकास करते हैं। यानी कि बालक क्या होता है कि अनुकरण करके कुछ चीजों को सीखते हैं। जैसे अपने परिवेश में जो कोई व्यक्ति कोई चीज कार्य कर रहा है, मान लीजिए कोई पेड़ लगा रहा है या कोई अन्य सफाई कर रहा है, तो उन चीजों को देखकर बालक अनुकरण करते हैं और चीजों को सीखते हैं। तो ये अनुकरण के आधार पर सोचना होगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला क्या है, अगला है अगला टॉपिक है कि बच्चों में सोचने की योग्यता को बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम। यानी कि बच्चे में कैसे हम सोच को बढ़ा सकते हैं और इसके माध्यम को हम समझते हैं। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है बालकों को सोचने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना चाहिए। यानी कि कोई बालक है तो उसको सोचने या समझने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए कि इन चीजों को करो, इनसे ये फायदा होता है, चीजों को जानो समझो। इस प्रकार से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा है बालकों को रुचियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। रुचियों के अभाव में सोचने की योग्यता कठिन से विकसित हो जाती है। यानी कि बालक किन चीजों में रुचि ले रहा है, उन चीजों को जानने और समझने के लिए अध्यापक को विशेष बल देना चाहिए। जिन चीजों में बालक रुचियां ले रहा है, जिन चीजों में रुचियां लेगा, उनको जानने में उसको और आसान होगा। ठीक है, तो बालक को अध्यापक को क्या करना चाहिए कि कोई भी चीज में उसको रुचि लाना चाहिए और जिसके अनुसार वो चीजों को जान सकेगा और समझ सकेगा। ठीक है, तो अध्यापक को ये चीज करना चाहिए कि बालकों में इंटरेस्ट लाना चाहिए। ठीक है, किसी चीज को जानने या समझने के लिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा है बालकों की गलतियों भी अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। यानी कि बालक जब तक कोई चीज गलत नहीं करेंगे वो अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अध्यापक को उनकी गलतियों को ज्यादा उनको डांटना नहीं चाहिए, उनकी गलतियों पर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये चीज गलत हो गई, आप दोबारा करिए और चीजों को सीख सकेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं अगला क्या है, जो उनके विचारों अंतर्दृष्टियों को प्रदान करता है। यानी कि जो बालक कोई गलतियां कर रहा है, तो बालक को गलतियां डांटे नहीं, उसको समझाएं कि ये चीज दोबारा करो, धीरे धीरे सही हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार बालक चीजों को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला है बच्चों में सीखने का नियम अथवा सिद्धांत, यानी कि बच्चों में सीखते कैसे हैं, उनका नियम है और कुछ सिद्धांत भी हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है तत्परता का नियम। यानी तत्परता का नियम क्या है कि जो चीज बालक किसी चीज को जानने के लिए तत्पर होते हैं या समझने के लिए तत्पर होते हैं, उसे हम तत्परता का नियम कहते हैं। यानी कि किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, उसे हम तत्परता का नियम कहते हैं। यानी इस चीज को जानना है, बच्चे में एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज क्या है, ये चीज कैसी हुई है, तो उसका हम तत्परता का नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है कि जिन चीजों को बच्चा करता रहता है, सीखता रहता है, करता रहता है और अभ्यास में उसके आते रहती है, तो उसे हम अभ्यास का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि बालक करके चीजों को, गलतियां करके, बार बार कर चीजों को करके समझता रहता है, उसको हम अभ्यास का नियम नियम कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है प्रभाव संतोष का नियम। प्रभाव संतोष का नियम क्या है कि जब तक बच्चा किसी कार्य को संपन्न ना कर ले, उसको संतुष्टि न मिल जाए, उसे हम संतोष या प्रभाव का नियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला है बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। यानी कि बालक जो है वो प्रदर्शन करने में, सफल प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा विद्यालय में अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाता है और अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, वो कैसे होता है और कैसे असफल हो जाता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है विद्यालय और परिवेश। यानी कि विद्यालय और परिवेश बच्चों की विकास और उसकी समझ में ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। यानी कि विद्यालय का परिवेश अगर अच्छा रहेगा, वहाँ के टीचर अच्छे रहेंगे, तो बालक जो है अच्छी चीज़ों को सीखेगा, समझेगा और अपना सफल की ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर विद्यालय में अध्यापक अच्छे नहीं रहेंगे, बच्चों को अच्छी तरीके से समझाएंगे नहीं, अच्छी तरीके से बताएंगे, तो बालकों का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो विद्यालय का परिवेश है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है बालकों के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें आता है परिवार का माहौल। परिवार का माहौल बहुत ही महत्वपूर्ण है बालकों के लिए, क्योंकि परिवार से ही बालक चीजों को जानना, समझना और अच्छी तरीके से बोलना सीखता है। तो परिवार का माहौल जिस प्रकार रहेगा, बालक उस प्रकार से सीखेगा और समझेगा। ठीक है, तो परिवार का माहौल अच्छा होना चाहिए बालकों के सफल होने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। अभ्यास का अभाव। यानी कि बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो चीज उसको नहीं आ रही है वो धीरे धीरे अभ्यास करे, और अभ्यास के अलावा अभ्यास करता रहेगा तो उन चीजों को सीख जाएगा। ठीक है, तो वो परिवार को भी और विद्यालय के लोगों को भी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो चीज गलतियां हो रही हैं वो धीरे धीरे बाद में सुधर जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इन चीजों को करते रहो और अभ्यास करते रहो। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ पढ़ा दिया गया और आपने उसको पढ़ा और घर जाकर रिवीजन नहीं किया या अभ्यास नहीं किया, तो आप सफल होने में बहुत कम योगदान दे पाएंगे। तो इस प्रकार आप बालक को क्या करना चाहिए कि विद्यालय और घर परिवार के लोगों को अभ्यास के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और चौथा है अभिरुचि एवं जिज्ञासा की कमी। यानी कि बालकों में क्या है कि जब उसमें इंटरेस्ट और जिज्ञासा की कमी हो जाती है तो वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अभ्यास और रुचि के लिए क्या करना चाहिए कि बालकों में इंटरेस्ट जगाना चाहिए कोई चीज जानने के लिए, या उसको जिज्ञासापूर्ण बनाना चाहिए कि ये चीजें कैसी हो रही हैं, ये चीज क्या है, उनको जिज्ञासा से भरना चाहिए ताकि बच्चे क्वेश्चन करें और चीजों को जाने की कैसे बनी हुई है, कैसे हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार बालकों में विकास की कमी में महत्वपूर्ण अभिरुचि में जिज्ञासा हो सकती है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि बालकों को अभिरुचि और जिज्ञासापूर्ण बनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है, अगला देख लेते हैं। पांचवा है स्वास्थ्य। यानी कि बच्चों का अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा खान पान नहीं रहेगा, अच्छे खाने की चीज नहीं मिलेगी, तो उनका स्वास्थ्य और मानसिक लेवल कम होता जाएगा, जिसके अनुसार वो पढ़ने में और बैठने में, ज्यादातर सोचने में उनको कठिनाइयां महसूस होगी। तो बच्चों को अच्छा होना जरूरी है और उनका खान पान अच्छा होना जरूरी है, और उनका फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से वो सोचेंगे, समझेंगे और अच्छी चीजों को करेंगे। ठीक है, और छठवा है कक्षा वर्ग का वातावरण। यानी कि कक्षा का माहौल और उसमें बच्चे रहने वाले बच्चे या उसमें रहने वाले जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वो एक समान होने चाहिए, सबको एक समान जानने वाला और सबको एक समान मानने वाला होना चाहिए, जिसके अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। तो कक्षा का वर्ग का वातावरण होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगला है, अगला हम देख लेते हैं। अगला है शिक्षण विद्या की युक्ति। यानी कि
जो टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो बार बार वो जो शिक्षण विधिया का प्रयोग कर रहा है उसको बदलना चाहिए, ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझे। यानी कि अपने शिक्षण जो विधिया जो पढ़ाने का तरीका है उसको बदलना चाहिए, ताकि जिन बच्चों को पढ़ने में या समझने में कठिनाइयां महसूस हो रही है, अलग अलग शिक्षण विधि से पढ़ा के उनको समझाया जा सके। ठीक है। इसके बाद 8वां है प्रेरणा और मार्गदर्शन का अभाव। यानी कि बच्चों में अगर किसी चीज को किसी चीज के लिए मार्गदर्शन नहीं है या प्रेरणा नहीं है कि हमें ये चीज करना है कि नहीं करना है, आलसी टाइप के हैं, तो उनको असफल होने का चांस बना रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि बच्चों में प्रेरणा जागृत करना चाहिए और मार्गदर्शन देना चाहिए कि तुम इन चीजों में कर सकते हो, इन चीजों को करो और आगे बढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये तमाम प्रकार की उसका उदाहरण देकर बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला है बालकों को असफल होने से रोकने के लिए सुझाव और रणनीति। यानी कि बालक अगर असफल हो रहे हैं तो उनको हम कैसे सुझाव दें और क्या रणनीति अपनाएं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला आता है माता पिता की भागीदारी। यानी कि जो बालक असफल हो रहे हैं उनके असफल में होने हो, अगर जो बालक असफल हो रहे हैं उनकी असफलता में क्या करना चाहिए कि उसके माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए और अच्छी तरीके से बताना चाहिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उनको इस तरीके से करो, सफल हो गए। यानी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो चीज़ तुम कर रहे हो वो अच्छी तरीके से करो तो आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों के सफल होने में। ठीक है। तो माता पिता को बच्चों को समझाना चाहिए कि सामाजिक चीज़ों को बताना चाहिए, उसके विषय वस्तु को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या चीज़ बच्चे होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन तमाम प्रकार के माध्यम से बच्चों को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है बालकों में कौशल का विकास। यानी कि बालकों को उनके कौशल का विकास करना चाहिए। यानी कि उनके सोचने के तरीके को, उनके जानने के तरीकों को में जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न कराना चाहिए, ताकि बच्चों में पढ़ने और लिखने में उनको इंटरेस्ट लगे, जिसके वजह से वो सफल हो सके। ठीक है। अब तीसरा आता है उच्च अभिप्रेरण स्तर। यानी कि बच्चों में मोटिवेशन होना जरूरी है। यानी कि कोई चीज सीख रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, मोटिवेशन का होना जरूरी है, जिसके वजह से बच्चे अच्छी तरीके से सफल हो पाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगला हम 17वां चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हमने देखा कि बालक कैसे सोचते हैं और चीजों को समझते हैं, और बच्चों कैसे चीजों को जानते हैं और समझते हैं, और उनमें कौन कौन से कमियों के अनुसार बच्चे असफल हो जाते हैं, इसके बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।